दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के अंतर्गत यूनिट 1 में आपका एक टॉपिक है नागरिकता। आज के इस वीडियो में हम आपके इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बार यहाँ पे सिलेबस को देख लेते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया के अंतर्गत यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो यूनिट 1 है, यूनिट 1 जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये पार्ट ए है, यानी कि पार्ट चैप्टर 1 कह लो, चैप्टर 2 कह लो। तो ये जो पार्ट 1 है ए, इसको हमने ऑलरेडी एक वीडियो में कवर कर लिया है, इसको अच्छे से हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में ये जो यूनिट 1 का बी पार्ट है, जिसमें आपका एक टॉपिक है सिटीजनशिप, तो आज के इस वीडियो में हम आपके इस टॉपिक को काफ़ी डिटेल में कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो टॉपिक है वो अपने आप में ही एक चैप्टर है, तो इसीलिए एक सेपरेट वीडियो लाई गई है ताकि ये जो टॉपिक है सिटीजनशिप का, इसे आप अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने इस टॉपिक को समझते हैं। बस हर बार की तरह प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें। देखिए दोस्तों, किसी भी अन्य देश की तरह भारत में भी दो तरह के व्यक्ति हैं, दो तरह के लोग हैं। एक है नागरिक और एक है विदेशी। जो नागरिक हैं उन्हें सभी तरह के सिविल यानी कि नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी तरफ जो विदेशी हैं उन्हें सभी तरह के जो राजनीतिक या सिविल अधिकार हैं वो प्राप्त नहीं है। कहने का मतलब है कि कुछ अधिकार प्राप्त हैं और कुछ अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं, ये जो विदेशी हैं वो किसी अन्य देश के नागरिक हैं, इसलिए इन्हें कुछ अधिकार प्राप्त नहीं होते, जैसे कि वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार इन्हें बिल्कुल प्राप्त नहीं है। इसके अलावा जो सार्वजनिक पद है, अब भारत में आप देखते हैं कई सारे सार्वजनिक पद हैं, जैसे कि उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद है, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या जो मंत्री वगैरह हैं, इनका जो पद है, इनकी जो योग्यताएं हैं उसमें उसमें सबसे पहले लिखा होता है कि वह व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए। तो ये जो सार्वजनिक पद होते हैं वो विदेशियों के लिए अवेलेबल नहीं है। और आगे बात करें तो विदेशी भी दो तरह के हैं। तो एक है विदेशी मित्र, जिन देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं वहाँ के जो लोग हैं भारत के लिए विदेशी मित्र हैं। इसके अलावा जिन देशों के साथ भारत का युद्ध चल रहा होगा वहाँ के नागरिक भारत के लिए विदेशी शत्रु होंगे। और ये जो विदेशी शत्रु होते हैं इन्हें नज़रबंदी के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। जो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत अधिकार प्रदान किया जाता है वो इन्हें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होता, विदेशी मित्रों को प्राप्त होता है। ठीक है। तो इसके अलावा दोस्तों, आप यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि चाइना या जो पाकिस्तान है उसके नागरिक क्या भारत के लिए विदेशी शत्रु हैं आज भी? तो यहाँ पे ध्यान से समझना, जब भारत का किसी देश के साथ युद्ध चल रहा होता है, वॉर चल रही होती है, तो उस टाइम पर जो वहाँ के नागरिक होते हैं, जिस भी देश से युद्ध चल रही है, तो जो उस देश संबंधित देश के नागरिक हैं, तब वहाँ के जो नागरिक हैं वो विदेशी शत्रु कहलाते हैं। ठीक है। जैसे कि 1962 में जो चीन के नागरिक थे, 1965 में पाकिस्तान के नागरिक, 1971 में भी, 1999 में भी जब युद्ध चल रहा था पाकिस्तान के साथ, तो उस टाइम पर भी पाकिस्तान के नागरिक भारत के लिए विदेशी शत्रु थे। तो जब युद्ध चल रहा होता है तभी हम कहते हैं कि जो भी संबंधित देश हैं वहाँ के नागरिक विदेशी शत्रु के दायरे में आते हैं। तो यहाँ तक ये सामान्य बातें थी, बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब यहाँ पे मुद्दे पर आते हैं। तो ये सामान्य बातें क्लियर है, मुद्दे पर अगर हम आए तो यहाँ पे बात को समझिए। देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नागरिकता की, तो डायरेक्टली सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे जो भारत का संविधान है, संविधान की बात करेंगे कि संविधान में क्या बातें की गई हैं। तो देखिए, संविधान को, भारत का जो संविधान है उसे कई सारे भाग में, कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब भारत के संविधान का जो सेकंड पार्ट है, अब उसमें कई सारे उपबंध किए गए हैं, उसमें कई सारे अनुच्छेद हैं जो कि संविधान के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, भारतीय संविधान का जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड भाग है, उसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में जो नागरिकता है उससे, जो नागरिकता है, सिटीजनशिप है, इससे संबंधित बातें की गई हैं। अब क्या क्या बातें की गई हैं? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अनुच्छेद 5, 6, 7 और 8 ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि नागरिकता प्रदान कर रहे हैं। अभी हम जो अनुच्छेद 9 है, 10 है, 11 है, उनकी बात भी करेंगे, लेकिन ये जो अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 हैं, ये अभी हम स्पष्ट इन्हें काफ़ी डिटेल में अच्छे से समझेंगे। दोस्तों एक बात आप यहाँ पर याद रखिए। देखिए, ये जो टाइम था वो 1947 के आसपास का टाइम था, जब देश में अफरा तफरी का माहौल था। बहुत सारे जो लोग थे भारत से पाकिस्तान जा रहे थे और बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भारत में आ रहे थे। तो ऐसे में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान थे वो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। और इसी के तहत आप देखेंगे कि अनुच्छेद 5 में जो भारत में रह रहे थे जो लोग, उनको नागरिकता प्रदान की गई थी। अनुच्छेद 6 में जो पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे उनको नागरिकता प्रदान की गई थी। अभी मैं डिटेल में बताऊंगा कैसे की गई थी, नागरिकता दी गई थी। इसके साथ ही अनुच्छेद 7 में
जो पुनर्वास कर रहे थे। मतलब मान लो एक व्यक्ति था जो पाकिस्तान गया, लेकिन जब उसने देखा कि पाकिस्तान की हालत बहुत ही ख़राब है तो उसने वापस से भारत में आने का विचार किया। तो वो वापस से जब लौट आया भारत तो उसे भी फिर नागरिकता दी गई, लेकिन उसके लिए भी अलग अलग प्रावधान या जो भी चीज़ें हैं वो रखी गई थी, शर्तें वगैरह लगाई गई थी। तो लेकिन उसको नागरिकता प्रदान की गई, तो वो अनुच्छेद 7 के द्वारा, आर्टिकल 7 के द्वारा प्रदान की गई। इसके अलावा बहुत सारे जो भारत के लोग थे वो भारत से बाहर रह रहे थे, ठीक है, भारत के ही निवासी थे, भारत के मतलब नागरिक थे या पहले, या भारत के ही मूल के थे, लेकिन वो भारत से बाहर रह रहे थे, तो उन्हें किस तरह की से नागरिकता दी जाएगी, इसका प्रावधान अनुच्छेद 8 में किया गया। तो 5, 6, 7, 8 ये सारी चार चीज़ें हल्का हल्का आपको समझ में आया, इसे एक बार डिटेल में कवर कर लेते हैं। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। इस संबंध में इसमें स्थायी और विस्तृत उपबंध नहीं है। यह सिर्फ उन लोगों की पहचान करता है जो संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 में भारत के नागरिक बने। ठीक है, तो मैंने अभी जो बातें की, अभी आपको थोड़ा बहुत जो भी जानकारी दी, अभी वो सारी चीज़ें आपको जब कनेक्ट करोगे तो सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। लेकिन अभी आपने क्या समझा कि जो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक ये जो अनुच्छेद ना, इसमें अभी हमने देखा अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, तो ये जो अनुच्छेद हैं जो नागरिकता दे रहे हैं, तो ये तत्कालीन जो भारत था 1950 का, उसमें किन किन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई, मुख्य रूप से उसी से संबंधित है। संविधान निर्माण के उपरांत संविधान के अनुसार 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। तो 1950 को जब भारत का संविधान लागू हुआ तो 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। मैंने आपको 4 बता दिया। अनुच्छेद 5 के अंतर्गत बताया कि जो भारत के जो मूल निवासी थे उन्हें नागरिकता दी गई, जो पाकिस्तान से भारत आए थे उन्हें नागरिकता दी गई, ठीक है, जो पुनर्वास कर रहे थे, मतलब पहले पाकिस्तान गए फिर पाकिस्तान से लौट कर भारत आए, तो उन्हें नागरिकता दी गई भारत की। इसके अलावा जो भारत के लोग भारत के बाहर रह रहे थे उन्हें भी नागरिकता दी गई। तो संविधान जब लागू किया गया तो 4 श्रेणियों के लोग भारत के नागरिक बने। तो हल्का हल्का समझ में आया। अब कैसे बने नागरिक, क्या शर्तें थी, इसे देखते हैं। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है और 3 में से कोई एक शर्त पूरी करता है। ये शर्तें हैं: यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो, या उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में रह रहा हो, तो उसे अनुच्छेद 5 के अंतर्गत नागरिकता दी गई। देखिए, टॉपिक थोड़ा डिफिकल्ट है, आएगा समझ में। देखिए, पहला ये अनुच्छेद 5 ये कह रहा है कि भारत के जो मूल निवासी हैं उन्हें हम भारत के नागरिक बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? तो देखिए, मान लो एक व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है, ठीक है, एक व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है, अब उसका जन्म ही भारत में हुआ है। 2 शर्तें हैं यहाँ पर। एक व्यक्ति जो भारत का मूल निवासी है, तो हमने कह दिया कि ये वाला जो व्यक्ति है, मान लो इसका नाम ए है, तो ए वाला जो व्यक्ति है वो भारत में रह रहा है, तो एक शर्त तो पूरी हो गई कि हाँ ये भारत का मूल निवासी है, भारत में रह रहा है, ठीक है, एक शर्त पूरी हो गई। अब 3 में से एक और शर्त पूरी करनी है, मतलब 2 शर्तें पूरी करनी है अनुच्छेद 5 के अनुसार। एक शर्त इसने पूरी कर दी कि ये भारत में रह रहा है। दूसरी शर्त है, ये जो ए व्यक्ति है, इसकी दूसरी शर्त ये है कि इसका जन्म भारत में हुआ है, या इसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, या जब संविधान लागू हो रहा है यानी कि 1950 से ये 5 वर्ष पहले भारत में रह रहा हो, तो तब हम इसे भारत का नागरिक बना देंगे। मान लो जो ए व्यक्ति है इसका जन्म ही भारत में हुआ है, तो इसलिए इसे भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली अनुच्छेद 5 के अंतर्गत मिल जाएगी। 2 शर्तें हैं कि भारत का मूल निवासी हो और या तो उसका जन्म भारत में हुआ हो। तो भाई मान लिया हमने जो ए वाला व्यक्ति है उसका जन्म भारत में हुआ था, तो उसे नागरिकता दे दी गई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा मान लो एक बी वाला व्यक्ति है जो भारत में रह रहा है, लेकिन उसका जन्म भारत में नहीं हुआ है, लेकिन उसके माता का या पिता का जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, तो उसे भी नागरिकता दे दी जाएगी अनुच्छेद 5 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मान लो एक सी व्यक्ति है, सी नाम का एक व्यक्ति है जो कि भारत में रह रहा है, लेकिन ना तो उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, ना ही उसका जन्म भारत में हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में अगर वो व्यक्ति 5 साल पहले से यानी कि 1945 से भारत में रह रहा है, लगभग 1945 से अगर भारत में रह रहा है वो, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। लेकिन यहाँ पे शर्त क्या है कि ये जब संविधान लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 साल पहले से रह रहा है, तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कुल मिलाकर 1950 में अनुच्छेद 5 के अंतर्गत जो भारत में लोग रह रहे थे उन्हें मूल निवासी होने के नाते नागरिकता दी गई, और तीन शर्तें रखी गई थी, और 3 में से सिर्फ एक शर्त को पूरी करना था।
तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट की। अब यहाँ पे देखिए, अब ये अनुच्छेद 6 है, ठीक है, आर्टिकल 6 है। अब आर्टिकल 6 क्या कह रहा है, तो देखिए, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया हो और यदि उसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, यानी कि 1947 से पहले भारत में पैदा हुए हों, भारत के किसी भी कोने में, पाकिस्तान वाले कोने में ही क्यों ना, अब अविभाजित भारत का मतलब है 1947 से पहले का भारत, चाहे बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, किसी भी कोने में पैदा हुआ हो, क्योंकि 1947 से पहले तो बांग्लादेश पाकिस्तान था ही नहीं। और निम्न में से दो में से कोई एक शर्त पूरी करता हो, वह भारत का नागरिक बन सकता है। यदि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व स्थानांतरित हुआ हो और अपने प्रवसन की तिथि से उसने सामान्यतः भारत में निवास किया हो, और यदि उसने 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत में प्रवसन किया हो तथा वह भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति का पंजीकृत होने के लिए 6 माह तक भारत में निवास करना आवश्यक है। देखो, ये चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं, आप इसे माइंड में सेव नहीं कर पाएंगे, लेकिन समझ सकते हैं आप, ठीक है। हो सकता है आप अपनी किताब वगैरह पढ़ें, कहीं पर नागरिकता के बारे में कोई चैप्टर में पढ़ें, तो आपको सारी चीज़ें समझ आएंगी। ये चीज़ें समझने के लिए हैं, आप माइंड में इसे, मैं भी आपको और जो छोटे-छोटे की पॉइंट्स हैं उसमें आपको अच्छे से समझा दूँगा, याद भी करा दूँगा। तो यहाँ पे ये मत सोचें कि डिफ़िकल्ट लग रहा है, 19 जुलाई 1948 ये क्या है, ये क्या है? इसके लिए डिफ़िकल्ट मतलब यहाँ पे अभी माइंड को वो मत करो, अनकम्फ़र्टेबल मत करो। ये मेरी हेडेक है कि मैं आपको कैसे समझाऊँ, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आया है, जो पाकिस्तान से भारत आया है, उसको आर्टिकल 6 के द्वारा नागरिकता दी जा रही है भारत की, दी गई उस टाइम पर। तो कैसे दी गई? तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पर 2 शर्तें लागू की गई थी। एक शर्त ये थी कि जो व्यक्ति है, उसके माता-पिता या फिर दादा-दादी, किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, यानी कि अविभाजित भारत में, यानी कि 1947 से पहले अविभाजित भारत में ये जो व्यक्ति है, इसके दादा-दादी या माता-पिता में से किसी का भी जन्म अगर भारत में हुआ है, तो एक शर्त इसकी पूरी हो गई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा दूसरी शर्त, 2 शर्तें थी, 2 में से एक फॉलो करनी थी। तो वो क्या थी? जैसे कि मान लो ये जो व्यक्ति है, ठीक है, ये जो पाकिस्तान से ये जो व्यक्ति भारत में आया, अगर ये 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ गया भारत में, ठीक है, तो इसे नागरिकता भारत की नागरिकता दे दी जाएगी। कहने का मतलब ये है कि देखिए, पाकिस्तान तो 15 मतलब 14 अगस्त को ही बन गया था। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया, ठीक है। अब 1948 से पहले 19 जुलाई 1948 से पहले मान लो ये जो व्यक्ति था, जिसके माता-पिता या दादा-दादी किसी एक का भी जन्म भारत में हुआ था, अविभाजित भारत में, तो वो व्यक्ति अगर 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ जाता है, तो इसे हम भारत की नागरिकता दे देंगे। ये प्रावधान किया गया, मतलब आर्टिकल 6 ने ये कहा, ये भारत का नागरिक बन जाएगा या इसको नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। इसके अलावा एक शर्त और भी थी कि अगर व्यक्ति मान लो ये वाली शर्त पूरी नहीं कर पाया, हो सकता है 1948 के बाद कोई व्यक्ति आया हो भारत में, तो 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है, 1948 के बाद अगर कोई व्यक्ति आता है, तो उसे नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन उसे 6 महीने तक भारत में रहना पड़ेगा, ठीक है। हाँ, जैसे कि वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर देता है, वो नागरिकता के भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत है, लेकिन उसे साथ में 6 महीने के लिए भारत में निवास करना ही पड़ेगा, तभी उसे मतलब नागरिकता दी जाएगी। तो यहाँ पे ये बात क्लियर है, एक व्यक्ति जिसके माता-पिता, दादा-दादी में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ है, और अगर वो 1948 जुलाई 1948 से पहले आ जाता है, इस डेट से पहले आ जाता है भारत में, तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर वो इस डेट के बाद आता है, 19 जुलाई 1948 के बाद आता है अगर मान लो वाला व्यक्ति भारत में, तो उसे भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए कि वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर रहा है, चाहता है नागरिकता या भारतीय मूल का, ये सारी चीज़ें जो हैं वो शर्तें पूरी कर रहा है, ठीक है। इसके साथ ही वो 6 महीने तक भारत में रहेगा, तभी उसे नागरिकता दी जाएगी। तो ये शर्तें सामान्य बातें हैं, आई होप समझ में आई होंगी। नहीं आई, जितनी आई समझ में उतना ठीक है, आगे और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 6 भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। एक व्यक्ति जो 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान स्थानांतरित हो गया, लेकिन बाद में फिर बाद में भारत में पुनर्वास के लिए लौट आया, तो वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसे पंजीकरण प्रार्थना पत्र के बाद 6 माह तक रहना होगा। मतलब ये कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक एप्लीकेशन देगा वो व्यक्ति, जैसे कि यहाँ पर भी था ना एक ये प्रावधान,
यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजिंग प्रावधान था कि वह व्यक्ति भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हो, मतलब एक रजिस्ट्रेशन के रूप में एक एप्लीकेशन वगैरह दे देगा वो व्यक्ति और फिर 6 महीने तक लगातार रहेगा तो उसे नागरिकता दे दी जाएगी। उसी तरह यहाँ पर भी है, मान लो कोई व्यक्ति है जो पहले पाकिस्तान, मतलब भारत से पाकिस्तान चला गया। अब भारत से पाकिस्तान जाने के बाद व्यक्ति को एहसास हुआ कि नहीं, पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, तो पाकिस्तान से वह व्यक्ति मान लो लौट कर भारत आ गया। अब ऐसे में उस व्यक्ति को भी भारत की नागरिकता दी जा सकती है या दी जा सकती थी उस टाइम पर, जो प्रावधान है अनुच्छेद 7 उसके अकॉर्डिंग। मतलब 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान गया और फिर वहाँ से फिर लौट आया, कभी भी मतलब जो भी टाइम रहा होगा उस टाइम में, मतलब वो लौट आया। 1 मार्च 1947 के बाद कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान गया, चाहे वो मार्च में जाए, फिर अप्रैल में जाए, अगस्त में ही क्यों ना गया हो व्यक्ति, अगर वो फिर लौट आता है पुनर्वास के लिए भारत में, तो उसे फिर एक पंजीकरण प्रार्थना पत्र देना होगा, उसके साथ ही 6 महीने तक लगातार भारत में रहना होगा, उसके बाद उसे नागरिकता दी जाएगी। तो ये प्रावधान अनुच्छेद 7 में किया गया। ठीक है, ये चीज़ स्पष्ट है। इसके अलावा एक व्यक्ति जिसके माता पिता या दादा दादी अविभाजित भारत में पैदा हुए हों, लेकिन वह भारत के बाहर रह रहा हो, फिर भी वह भारत का नागरिक बन सकता है यदि उसने भारत के नागरिक के रूप में पंजीकरण कूटनीतिज्ञ तरीके या पार्षदीय प्रतिनिधि के रूप में आवेदन किया हो। ठीक है, यह व्यवस्था भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के लिए बनाई गई थी। जैसे कि मान लो कुछ भारत के अधिकारी वगैरह होंगे जो भारत के बाहर रह रहे होंगे, या कुछ भारत के लोग थे जो भारत से बाहर रह रहे थे, किसी के माता पिता या दादा दादी जो थे वो अविभाजित भारत में जिन उनका जन्म हुआ था, तो उन्हें भी नागरिकता देने का प्रावधान था अनुच्छेद 8 में। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। अब अगर हम दोस्तों यहाँ पे आगे बात करें तो अनुच्छेद जो 9 है वो कहता है जो व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता लेगा वह भारत का व्यक्ति नहीं रहेगा। देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है, कोई भारतीय व्यक्ति अगर दूसरे देश की नागरिकता अपना लेता है तो अनुच्छेद 9 के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति ऑटोमेटिकली भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी, रद्द हो जाएगी। इसके अलावा अनुच्छेद जो 10 है वो कहता है कि भारत की नागरिकता निरंतर बनी रहेगी, मतलब जो भारत का नागरिक है वो निरंतर बना रहेगा। अगर आप किसी चीज़ का उल्लंघन नहीं कर रहे, जो भी एक नागरिक होने के नाते जो आपके कर्तव्य हैं आप उसको फॉलो कर रहे हैं, आप कुछ मतलब आप सही हैं अपने लिए, अपने हिसाब से, तो आपकी जो नागरिकता है वो बनी रहेगी। यहाँ पे इसका एक मतलब ये है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि कई बार हमें आधार कार्ड वगैरह अपडेट कराना पड़ता है, रिन्यू कराना पड़ता है, या जो लाइसेंस कार्ड हो गया या पैन कार्ड हो गया, पासपोर्ट हुआ, वीज़ा हुआ, इन्हें हमें रिन्यू कराना पड़ता है। इनकी जो टर्म होती है इन्हें बढ़ाना पड़ता है, या जो भी चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेकिन नागरिकता में ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति निरंतर लगातार वो नागरिक बने रह सकता है, इसे रिन्यू कराने की आवश्यकता नहीं है। अनुच्छेद 10 ने ऐसा कहा है, आर्टिकल 10 ऐसा कहता है। इसके अलावा आर्टिकल 11 कहता है कि संसद को नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। मतलब ये कि जो संसद है, जो पार्लियामेंट है भारत की, वो नागरिकता से संबंधित कोई भी कानून ला सकती है, उसको सारे अधिकार दिए गए हैं। तो यहाँ पे स्पष्ट हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संसद के पास ही अधिकार है नागरिकता से संबंधित। क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से समझिए, अनुच्छेद 5, 6, 7, 8 ऐसे ही प्रतीत हो रहे हैं कि जो तत्कालीन जो समाज मतलब भारत था उस समय 1950 में जब लागू किया गया ये मतलब संविधान, तो उस समय तत्कालीन जो लोग थे उस समय के, उनको नागरिकता प्रदान कर रहा था। ठीक है, तो अब हमें कई सारी चीज़ें आज के टाइम पर अगर हम बात करें तो अभी थोड़ी अस्पष्ट लगेंगी चीज़ें, तो उन सभी को मतलब सभी को सारी चीज़ों को अरेंज करने का काम किसका है? अब संसद का ही है। तो संसद जो कानून बनाएगी उसी के अकॉर्डिंग हम सारी बातें अब देखते हैं। तो मतलब इस तरह से हमें बस यही चीज़ दिखाई देती है कि संसद के पास एक सर्वोच्च अधिकार है नागरिकता से संबंधित, और ये साफ तौर पर आर्टिकल 11 में संसद को दिया गया है। तो दोस्तों आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे हमने संवैधानिक तौर पर अधिक से अधिक बातें कर ली हैं। ठीक है, जो एक वीडियो का एक जो फेज़ है यहाँ पर सिटीजनशिप के रिगार्डिंग, वो आप कह सकते हैं कि अभी हमने वो ख़त्म कर लिया है। जो संवैधानिक जो पोर्शन था कि संविधान में क्या बातें लिखी गई हैं, आर्टिकल 15 को देखा, आर्टिकल 16 को देखा, 7 को देख लिया, 8 को देखा, 9 को देखा, 10 को देखा, और 11 साफ तौर पर कह रहा है कि संसद को नागरिकता से संबंधित अधिकार प्राप्त है। संसद की जिम्मेदारी है कि वो नागरिकता से संबंधित नियम कानून बनाए। और इसी के रिगार्डिंग संसद ने 1955 में नागरिकता अधिनियम पारित किया है, जो कि सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है, हालांकि इसमें समय समय पर कुछ संशोधन भी किए गए हैं संसद के द्वारा, बदलाव भी किए गए हैं, लेकिन ये जो 1955 का
नागरिकता अधिनियम है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। अब इसमें 2 बातें की गई हैं स्पष्ट रूप से, कई सारी बातें की गई हैं, वैसे मैं तो स्पष्ट रूप से बातें बताऊँ तो नागरिकता किस तरह से प्राप्त हो सकती है एक व्यक्ति को, और एक जो नागरिकता है वो किस तरह से रद्द की जा सकती है, ख़त्म की जा सकती है किसी व्यक्ति की, उसके बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया था, ये क्या कहता है नागरिकता अर्जन के बारे में, कि नागरिकता हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कोई व्यक्ति नागरिकता भारत की कैसे प्राप्त कर सकता है। तो इसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। यहाँ पे डेट का ये जो डेट्स लिखी हैं यहाँ पर, इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, और थोड़ा सा आपको डराएंगी है जो डेट्स है, थोड़ा सा आपको डराएंगी, लेकिन डरना नहीं है, समझना है बस, आपको समझ में आएगा। सारी ध्यान से यहाँ पे अगर आप देखेंगे सारी बातें समझ में आएंगी। तो नागरिकता जो प्राप्त मतलब जो नागरिकता अर्जन है, यानी कि नागरिकता जो प्राप्त करने का प्रोसेस है, वो कई तरह से कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है, जिसमें से एक पहली चीज़ है जन्म से, मतलब जन्म के आधार पर एक व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अब उसके लिए क्या शर्तें हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए। देखिए 26 जनवरी, अगर किसी व्यक्ति का जन्म 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद भारत में होता है, तो उस व्यक्ति को जन्म के आधार पर हम भारत की नागरिकता प्रदान कर सकते हैं। ध्यान देना, यहाँ पे आप ध्यान देना कि 26 जनवरी 1950 के बाद, मान लीजिए 1951 में कोई अमेरिकी पेरेंट्स थे जो कि भारत में घूमने आए और उनके बच्चे का जन्म भारत में ही हो गया 1951 में। अब जिस बच्चे का जन्म भारत में हुआ, उस बच्चे को भारत की नागरिकता मिलेगी। वो बात अलग है कि उसके पेरेंट्स उसकी नागरिकता लेने से इनकार कर दें, वो मतलब अलग प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को जिसका जन्म भारत में हुआ है 1950 के बाद, 26 जनवरी 1950 के बाद, उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। ठीक है, इसके साथ ही जिस व्यक्ति का जन्म 1 जुलाई 1947 से पहले हुआ है, तो उसे भी जन्म के आधार पर नागरिकता भारत की मिल सकती है। जिस व्यक्ति का जन्म 1947 यानी कि 1 जुलाई 1947 से पहले हुआ है, तो उसे भी जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पे कोई क्राइटेरिया नहीं बता रहा हूँ मैं कि उसके माता पिता का जन्म भारत में हुआ हो, उसके जो माता पिता हैं वो नागरिक हों भारत के, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे भी बस आप 2 डेट्स को देखिए, 1950, 1947। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ 1 जुलाई 26 जनवरी, आप देख लो बस। ठीक है, तो ये जो डेट है 26 जनवरी 1950, 1 जुलाई 1947, तो ये जो डेट है वो बस यही बता रही हैं कि इस टाइम पर ये जो प्रावधान था जन्म के आधार पर नागरिकता का, उसमें बस यही चीज़ थी कि अगर जो भारत की टेरिटरी है उसमें किसी भी बच्चे का जन्म, किसी भी व्यक्ति का जन्म अगर भारत में हो जाता है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक जन्म के आधार पर माना जाएगा। वो बात अलग है कि वो भारत की नागरिकता लेने से इनकार कर दे या ले या ना ले, वो बात अलग है, लेकिन भारत की सरकार उसे ऑफर करेगी या वो भारत की नागरिकता ले सकता है। ठीक है, कर सकता था और उसे मिल सकती थी नागरिकता। एक चीज़ ध्यान रखना, स्पष्ट करूंगा, बहुत कंफ्यूजिंग है। 1950 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, 26 जनवरी 1950 के बाद, ठीक है, जन्म के आधार पर। लेकिन इसमें एक बदलाव किया गया, एक संशोधन किया गया 1 जुलाई 1987 को। अब ये व्यवस्था कर दी गई कि जिस भी व्यक्ति का जन्म भारत में हो रहा है, उसके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। मतलब अगर मान लो कोई अमेरिकी कपल है, अगर वो भारत में आता है, अगर उनका बेबी भारत में जन्म लेता है, तो उसे भारत की नागरिकता नहीं दी जाएगी। क्यों? क्योंकि उन दोनों के पास, जो पेरेंट्स हैं, उन दोनों के पास अमेरिका की नागरिकता है। लेकिन अगर दोनों में से किसी भी एक के पास भारत की नागरिकता है और किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो भी जाता है, ठीक है, उनके बेबी का जन्म अगर भारत में हो जाता है और उन दोनों में से जो उस बच्चे के जो माता पिता हैं, उन दोनों में से अगर किसी एक के पास भारत की नागरिकता है, तो उसे हम भारत का नागरिक मानेंगे या भारत की नागरिकता उस बच्चे को मिल जाएगी। ठीक है, एक बदलाव किया गया। फिर आगे चलकर एक बदलाव और हुआ इसमें कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में हो रहा है, तो 2004 में एक बदलाव हुआ कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म हो रहा है इसमें भारत में, तो उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन इसमें शर्त यह है कि जो माता पिता हैं, उन दोनों में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन साथ में जो दूसरा व्यक्ति है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो माता पिता हैं, किसी व्यक्ति के माता पिता हैं, ठीक है, अब मान लीजिए जो माता है, ठीक है, वो भारतीय नागरिक है और जो पिता है वो अमेरिकन नागरिक है, और
उनके बच्चे का जन्म अगर भारत में हो जाता है तो उन्हें नागरिकता मिल सकती है भारत की। तो एक क्राइटेरिया तो पूरा हो गया, क्योंकि माता जो है वो भारतीय नागरिक है, तो उस बच्चे को मतलब जो नागरिकता है भारत की मिल सकती है। लेकिन साथ में ये भी प्रावधान है कि एक पर्सन के अलावा जो दूसरा पर्सन है, मान लीजिए पिता है, यहाँ पर अगर हम बात करें, जो पिता है वो इलीगल नहीं होना चाहिए, उसके पास वीज़ा होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए। हाँ, ठीक है, ऐसा ना हो कि वो इलीगली भारत में रह रहा है। तो यहाँ पे इलीगली वाला जो चीज़ है यहाँ पे वो रखी गई कि माता पिता में से एक तो चलेगा कि कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो, लेकिन साथ में दूसरा जो व्यक्ति है वो इलीगल नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो इलीगली भारत में आया हो। देखिए दोस्तों, भारतीय संसद के द्वारा नागरिकता अधिनियम 1955 लाया गया था, नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसमें नागरिकता अर्जन के कई सारे तरीके बताए गए हैं, जिसमें से एक तरीका है जन्म, कि जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब इसमें हमने बात की कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म 1950 से पहले हुआ, मतलब 1950 के बाद हुआ है अगर किसी व्यक्ति का जन्म, तो वो व्यक्ति भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है सिर्फ जन्म के आधार पर। ठीक है, इसके अलावा 1947 से पहले अगर किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, 1926 में हुआ हो, 1945 में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है, तो वो भी नागरिकता जन्म के आधार पर भारत की प्राप्त कर सकता है। सिर्फ 1948, 1947 और 1949 का ये जो टाइम पीरियड है, 3 साल का जो गैप है, उसमें दूसरे प्रावधान किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा एक प्रावधान यहाँ पे किया गया, एक संशोधन किया गया कि 1 जुलाई 1987 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है भारत के अंदर, तो उसे एक शर्त पूरी करनी होगी। वो शर्त ये होगी कि उस व्यक्ति के माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत की नागरिकता का होना चाहिए। इसके अलावा 2004 में एक संशोधन किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है, ठीक है, अब देखिए संशोधन 2003 में किया गया या 4 में किया गया ये स्पष्ट नहीं है मुझे, लेकिन हाँ, एक संशोधन किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत में होता है, तो उसे एक शर्त ये भी पूरी करनी पड़ेगी कि उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक हो और दूसरा व्यक्ति इलीगल नहीं होना चाहिए। जैसे कि अगर पिता भारत का नागरिक है तो जो माता है वो इलीगल नहीं होनी चाहिए, इलीगली भारत में नहीं रह रही होनी चाहिए, या तो उसके पास वीज़ा हो, पासपोर्ट हो तो चलेगा। ठीक है, इलीगली नहीं होने चाहिए। यहाँ तक स्पष्ट हैं बातें, जन्म के आधार पर कैसे नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आई होप समझ में आ गया। दूसरा तरीका है दोस्तों वंश के आधार पर। अब वंश के आधार पर भी भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि 26 जनवरी 1950 के बाद और 10 दिसंबर 1992 के बीच में अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर हो रहा है और उसके जन्म के समय उसके पिता भारतीय नागरिक हैं, तो उस व्यक्ति को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ पिता को ही मतलब वरीयता दी गई, तो इसमें थोड़ा संशोधन किया गया और ये प्रावधान किया गया कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म भारत के बाहर 10 दिसंबर 1992 को या उसके बाद होता है, तो उसके माता पिता में से अगर कोई एक व्यक्ति भी भारतीय नागरिक है, तो तब भी उस व्यक्ति को वंश के आधार पर भारतीय नागरिकता मिल सकती है। कहने का मतलब है, अगर मान लो किसी व्यक्ति का जन्म 1956 में हो गया, भारत के बाद न्यूयॉर्क में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ और वो भारतीय नागरिकता चाहता है, और उसके जन्म के समय मान लो उसकी माता जो है वो भारतीय नागरिक है लेकिन पिता भारतीय नागरिक नहीं है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक था। ठीक है, लेकिन 1993 के बाद अगर 92 के बाद अगर किसी व्यक्ति का जन्म होता है, मान लो 93 में हो रहा है किसी व्यक्ति का जन्म, तो ऐसे में अगर उसके माता पिता में से कोई एक माता ही मान लो भारतीय नागरिक है, तब भी उस व्यक्ति को भारतीय नागरिकता मिल सकती है जिसका जन्म भारत के बाहर हुआ है। ठीक है, तो पहले क्या था कि पिता का भारतीय नागरिक होना आवश्यक था वंश के आधार पर अगर नागरिकता चाहिए तो, लेकिन 1992 में ये संशोधन किया गया कि अब माता पिता में से कोई एक जो है भारतीय नागरिक हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी भारतीय नागरिक होना चाहिए ताकि वंश के आधार पर नागरिकता मिल सके। इसके साथ ही एक संशोधन आगे चलकर ये किया गया कि 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर किसी व्यक्ति के जन्म भारत के बाहर हो रहा है, तो उसके जो माता पिता होंगे उन्हें 1 वर्ष के अंदर भारतीय काउंसलेट से डिस्कशन करना पड़ेगा कि उनका जो बेटा है या जो बच्चा है, जो बेटी है, जो डॉटर है, वो कौन सी नागरिकता चाहती है या चाहता है। ठीक है, उन्हें डिस्कशन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो व्यक्ति है जिसका जन्म भारत के बाहर हो रहा है, उसे 18 जब वो वयस्क हो जाएगा, तो तब उसे जैसे कि यहाँ पे एक चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब मान लो किसी बच्चे का जन्म भारत के बाहर हुआ है। अब क्योंकि वंश के आधार पर उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है, उसके माता पिता में से कोई एक व्यक्ति भारत का नागरिक है, वंश के आधार पर उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। लेकिन मान लो कि उसने दूसरे देश की नागरिकता भी अपना ली, तो इस समय मान लो वो अमेरिकी नागरिक है,
तो ऐसे में जो बच्चा है जिसे पहले भारतीय नागरिकता मिल सकती थी वंश के आधार पर, उसके पास एक मौका ये रहेगा कि वो जब 18 साल का हो जाएगा, तो 18 साल का जब वो हो जाता है, वयस्क जब वो हो जाता है, वयस्क होने की जो आयु है, जब वो वयस्क हो जाता है, तो उसके 6 महीने के अंदर अगर वो अपनी दूसरी जो नागरिकता है वो त्याग कर देता है उसका, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होगी। लेकिन अगर वो व्यक्ति, मान लो अमेरिका का ये नागरिक है और 18 साल होने के बाद 6 महीने और हो जाते हैं और ये अपनी नागरिकता का त्याग नहीं करता है, अमेरिका का नागरिक बना रहता है, तो भारतीय नागरिकता इसकी पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। मतलब ये है कि एक वयस्क जब बच्चा हो जाता है, तो उसे वंश के आधार पर एक मतलब चूज़ करने का ऑप्शन रहता है कि हाँ, कि मैं भारत की नागरिकता ही चाहता हूँ और इसलिए मैं दूसरी जो नागरिकता मुझे मिली है जिस भी देश से, उसे मैं त्याग कर रहा हूँ, तो उसे भारतीय नागरिकता मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। लेकिन अगर वो वयस्क होने के 6 महीने के अंदर अपनी दूसरी नागरिकता त्यागता नहीं है, तो उसकी भारतीय नागरिकता का जो मतलब योग्यता थी कि वंश के आधार पर उसे मिल सकती थी भारतीय नागरिकता, वो खत्म हो जाएगी। ये चीज़ें आपको आई होप समझ में आई होंगी। इसके अलावा एक तरीका है पंजीकरण। पंजीकरण के द्वारा भी, रजिस्ट्रेशन के द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। यहाँ पे ये जो पंजीकरण की बात हो रही है, वो मुख्य रूप से जो भारत के भारत के जो मतलब जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, स्पेशली ये प्रावधान उनके लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, तो उन्हें पंजीकरण के द्वारा आसानी से काफ़ी कुछ शर्तें हैं, उसे पूरी करने के बाद पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकती है। बस शर्त देखो, भारतीय मूल का व्यक्ति कौन है, तो ये स्पष्ट कर दूं, भारतीय मूल का व्यक्ति वो है, जैसे कि मान लो किसी जो अविभाजित भारत 1947 से जो पहले का जो अविभाजित बिना बंटवारे का जो भारत था, अगर उसमें मान लो किसी के माता पिता का जन्म हुआ हो, किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, तो वो भारतीय मूल का कहलाएगा। तो भारतीय मूल का वही व्यक्ति जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, उनके माता पिता का जन्म हुआ हो, भले वो भारत के बाहर रह रहे हो, लेकिन अगर भारतीय मूल के हैं तो उन्हें पंजीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता मिल सकती है। एक शर्त यह है कि उन्हें भारत में रहना होता है। इसमें कई सारी जो शर्तें हैं, मुख्य रूप से उसमें यह है कि वो भारत में कुछ 7 सालों से रह रहे हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह बात है कि वो इलीगल पर्सन नहीं होना चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति शरणार्थी के रूप में आ गया है, तो वो इलीगली हुआ ना। इसके साथ ही मान लो कोई व्यक्ति बिना पासपोर्ट वीज़ा के इलीगली भारत में रह रहा है, तो और वो भारत की नागरिकता चाहता है, भले ही वो भारतीय मूल का हो, तो उसे नागरिकता रजिस्ट्रेशन के द्वारा नहीं मिलेगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि इलीगल पर्सन नहीं होना चाहिए। ओपी वीज़ा, पासपोर्ट जो भी चीज़ें हैं, उसी के एक लीगली प्रोसेस के द्वारा भारत में रह रहा होना चाहिए। मतलब ये है कि भारतीय सरकार को पता होना चाहिए कि भारत की सरकार की अनुमति के अनुसार ही वो अनुमति से ही भारत में वो रह रहा है, इलीगल नहीं रह रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। कुछ शर्तें जुड़ी हुई हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो 7 सालों से भारत में रह रहा है, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसके अलावा मान लो कोई व्यक्ति है जो कि भारतीय नागरिक से विवाह कर लेता है और 7 साल तक भारत में रहता है, तब भी वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है और उसे भारतीय नागरिकता मिल सकती है। इसके अलावा कई और शर्तें हैं, अब इसे मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा, और शर्तें आप और कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन हल्का आपको समझ में आ गया होगा। बाकी शर्तें में अगर आपको शर्तें ही देखनी है, हालांकि इतना इनफ है, लेकिन एक बार मैं आपको पंजीकरण के लिए जो शर्तें हैं वो दिखा देता हूँ। जैसे कि ये अलग अलग शर्तें हैं, कोई भी व्यक्ति अगर ये शर्तें फॉलो कर रहा है, मतलब इनके आधार पर भी व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये सारी आप देख सकते हैं। कोई व्यक्ति जो पूरी आयु तथा क्षमता का हो या उसके माता पिता भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत हों, तो वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता है। मान लो उसके पास कोई दूसरी नागरिकता है, लेकिन उसके माता पिता भारत के नागरिक हैं, या दूसरी जो चीज़ें हैं जैसे कि वो वयस्क हैं, तो वो अप्लाई कर सकता है। ये शर्तें हैं, तो इन्हें आप देख सकते हैं। बाकी जो मैंने अभी हल्का हल्का आपको समझाया वो भी इनफ है आपके लिए समझने के लिए। इसके साथ ही नागरिकता अर्जन का एक तरीका है प्राकृतिक रूप से। तो प्राकृतिक रूप से भी नागरिकता प्रदान की जाती है। अब ये क्या है, तो देखिए, मुख्य रूप से ये जो प्राकृतिक रूप से नागरिकता दी जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है, ये केंद्र सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, या केंद्र सरकार प्राकृतिक रूप से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान कर सकती है। अब इसमें कई सारी चीज़ें मतलब केंद्रीय सरकार देखती हैं। जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति है जो मतलब किसी विशेष विज्ञान में, सेवा में मतलब बहुत ज़्यादा मतलब माहिर है, कोई उसके अंदर बहुत अच्छी कला है, साहित्य में कोई फेमस व्यक्ति है, विश्व शांति से संबंधित मान लो किसी व्यक्ति ने कुछ काम किया है, या मानव उन्नति से संबंध रखता है कोई व्यक्ति, तो मतलब कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है,
जिसमें कोई कला वगैरह है, किसी सेवा वगैरह में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, मानव कल्याण में कोई व्यक्ति लगा हुआ है, तो इन सब चीज़ों के आधार पर एक प्राकृतिक रूप से केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को नागरिकता प्रदान कर सकती है। इसके साथ ही दूसरी चीज़ें भी सरकार देखती है। देखो, हालांकि जो मैंने अभी आपको बताया, विशेष विज्ञान, साहित्य, विश्व शांति, मानव कल्याण से संबंधित ये जो चीज़ें हैं, अगर इससे संबंधित कोई व्यक्ति है तो सरकार कुछ अलग से कोई शर्त नहीं देखती, डायरेक्टली सरकार फिर डायरेक्टली फिर सरकार उस व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान कर देती है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉर्मली अगर कोई व्यक्ति है तो प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो उसका अच्छा चरित्र होना चाहिए। 8वीं जो अनुसूची है भारत की, भारतीय संविधान की, उसमें से एक भाषा है, कोई सी भी एक भाषा उस व्यक्ति को आनी चाहिए। तो ये क्राइटेरिया तो मुख्य रूप से फॉलो करने हैं। इसके अलावा प्राकृतिक आधार पर उसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है सरकार या कर सकती है। मान लीजिए जो संबंधित देश है वो भी अगर उसी आधार पर प्राकृतिक नागरिकता प्रदान करता है। यहाँ पे मैंने थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी। जैसे कि मान लो कोई भी व्यक्ति है, अगर वो व्यक्ति भारत की नागरिकता चाहता है प्राकृतिक आधार पर, तो हम देखेंगे, भारतीय सरकार देखेगी कि ये जो व्यक्ति है वो किस देश की नागरिकता को त्याग कर भारत में आ रहा है। मान लो ये व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता को त्याग कर भारत का नागरिक बन रहा है, तो भारत सरकार देखेगी कि क्या अमेरिका में प्राकृतिक आधार पर भारतीय लोगों को नागरिकता प्रदान की जा सकती है। अगर वहाँ पर भी प्राकृतिक आधार पर नागरिकता प्रदान की जाती है भारतीय नागरिकों को या की जा सकती है, तो फिर भारत में भी प्राकृतिक आधार पर उसको नागरिकता देने का प्रावधान है। मतलब सिंपल सा है, एक क्राइटेरिया तो सबको ही फॉलो करना है, वो ये है कि केंद्र सरकार ये देखेगी कि जिस भी नागरिक को प्राकृतिक आधार पर हम नागरिकता दे रहे हैं भारत की, उस संबंधित देश, क्या वो जो संबंधित देश है क्या वो भी भारतीय नागरिकों को प्राकृतिक आधार पर नागरिकता प्रदान करता है या नहीं। इसके अलावा मुख्य रूप से केंद्र सरकार अगर देखती है कि कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है, विशेष विज्ञान से संबंधित है, तो ज़्यादा जो शर्तें हैं उसको सरकार नहीं देखती और उसको नागरिकता प्रदान कर देती है। एक नाम आप यहाँ पे ले सकते हैं, अदनान सामी एक पाकिस्तानी व्यक्ति थे पहले, उन्होंने उसकी नागरिकता त्याग कर भारतीय नागरिकता ग्रहण की है, तो उन्हें प्राकृतिक आधार पर ही नागरिकता दी गई है। और भारत में एक प्रावधान है कि भले ही कोई व्यक्ति प्राकृतिक आधार पर ही जिसे नागरिकता क्यों ना मिली हो, तो जन्म के आधार पर भी मान लो कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और प्राकृतिक आधार पर भी किसी को नागरिकता प्रदान की गई है, तो दोनों ही व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार के रूप में खड़े हो सकते हैं। अमेरिका में जिस व्यक्ति को प्राकृतिक रूप से नागरिकता प्रदान की जाती है, उस व्यक्ति को अमेरिका में राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवारी के लिए खड़ा होने की अनुमति नहीं है, लेकिन भारत में वो खड़ा हो सकता है जिस भी व्यक्ति को प्राकृतिक आधार पर ही नागरिकता क्यों ना मिली हो। इसके अलावा एक प्रावधान है यहाँ पर, क्षेत्र समाविष्टि द्वारा भी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब ये क्या है कि किसी क्षेत्र को अपने देश में समाहित करना, प्रावधान किया गया है कि जैसे कि भारत अगर किसी क्षेत्र को अपने देश में शामिल कर लेता है तो उस क्षेत्र में जो लोग रह रहे होंगे उनको भी नागरिकता दी जाएगी। कैसे दी जाएगी, तो प्रावधान है, नागरिकता जो भी क्षेत्र है अगर उसमें भारत सरकार उस क्षेत्र को भारत में मिला लेती है तो वहाँ के नागरिकों को भी नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि पौंडीचेरी, सिक्किम, गोवा को भारत ने अपने राज्य में शामिल किया, ठीक है, भारत में शामिल किया, तो वहाँ के नागरिकों को भी प्रावधान कुछ जारी किए गए, उसके तहत नागरिकता प्रदान की गई, तो ऐसे भी नागरिकता दी जाती है। इसके अलावा असम समझौते से आच्छादित व्यक्तियों के लिए नागरिकता का विशेष प्रावधान, तो यहाँ तक अभी हमने देखे कुछ क्राइटेरिया, लेकिन यहाँ पे कुछ असम के लिए स्पेशली असम समझौते से एक नागरिकता का विशेष प्रावधान निकला है। वो क्या है तो अभी देख लो। यहाँ पे देखिए, एक संगठन आपने सुना होगा आसू, ठीक है, एक संगठन असम का है, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। इसके द्वारा एक लंबा आंदोलन चलाया गया था 1984-1985 के टाइम पर। इसमें ये था कि देखिए, आप 1971 की वॉर में हमने क्या देखा था कि बहुत सारे जो बांग्लादेशी थे वो शरणार्थियों के रूप में भारत में आ गए थे। तो उसी तरह हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके, बहुत सारे जो बांग्लादेशी लोग थे वो भारत में एंटर करते हैं, स्पेशली असम में। मैं ये नहीं कह रहा कि 1971 की जब वॉर हुई थी भारत पाकिस्तान की तो सारे के सारे जो शरणार्थी थे वो भारत में ही रह गए, वापस गए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक जो शरणार्थी थे उनकी समस्या खड़ी हो गई।
ठीक है। और धीरे धीरे करके कई लोग बांग्लादेश से कई लोग भारत में एंटर करते हैं, स्पेशली कहाँ पर, जो असम का एरिया है वहाँ पर। तो ऐसे में दिक्कत ये खड़ी हो गई, और आज भी आप देखेंगे कि कई सारे जो बांग्लादेशी हैं वो इलीगली भारत में रह रहे हैं। स्पेशली अब अगर हम बात करें असम की, तो यहाँ पे समस्या ये खड़ी हो गई कि असम के जो मूल निवासी थे उनका इशू ये था कि यहाँ के जो संसाधन हैं असम के, उसका दोहन कर रहे हैं ये जो बाहर की जो देश के जो लोग आए हैं वो लोग दोहन कर रहे हैं, बांग्लादेशी दोहन कर रहे हैं। ये इनका मतलब एक इशू था। तो इसके रिगार्डिंग आसू जो एक संगठन है, इसके द्वारा एक लंबा आंदोलन चलाया गया, एक बड़ा आंदोलन चलाया गया, जिसके द्वारा सरकार को इनसे समझौता करना पड़ा और फिर कुछ नियम वगैरह लागू करने पड़े। हालांकि अभी हम इसको एनआरसी को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें भी डिस्कस करूंगा। अब ये क्या था 1985 का समझौता? तो देखिए 1 जनवरी 1966 से पहले जो लोग भारत आए उन्हें भारतीय नागरिक मान लिया गया। किसी भी देश के लोग भारत में आए हों 1966 से पहले, ठीक है, तो उनको भारतीय नागरिक मान लिया गया असम समझौते के द्वारा। ठीक है, असम समझौते के द्वारा मान लिया गया कि मान लो 1966 से पहले जो भी आया हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी हो, उसे भारतीय नागरिक मान लिया गया। ठीक है, ये प्रावधान किया गया। फिर 1 जनवरी 1966 के बाद 1 जनवरी 1966 के बाद अगर कोई व्यक्ति भारत आता है, लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले असम आया। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर दी मैंने, यहाँ पे असम के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो असम अगर 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी व्यक्ति, थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दी। तो यहाँ पे देखिए 1985 का असम समझौता हुआ, इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं 1 जनवरी 1966 से पहले जो भी व्यक्ति असम में आए हैं और वो असम के निवासी के रूप में रह रहे हैं, ठीक है, 1 जनवरी 1966 से पहले जो असम में व्यक्ति आए हैं और मूल मतलब भारतीय मूल के हैं और निवासी के रूप में, असम के निवासी के रूप में रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिक मान लिया गया। बहुत बड़ी स्टेटमेंट मैंने अभी यहाँ पे आपको बताई है। तो ये मुख्य रूप से यही बातें होंगी। अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने कन्फ्यूज़न क्रिएट की, प्लीज़ उसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, 1985 का समझौता हुआ भारत सरकार और जो संगठन था उसके बीच में, और समझौते में ये तय किया गया कि 1 जनवरी 1966 से पहले भारतीय मूल के जो व्यक्ति असम में आए हैं, मतलब बाहर से क्यों ना आए हों, बांग्लादेशी क्यों ना हों, आए हैं और असम के निवासी के रूप में लगातार रह रहे हैं, उन्हें भारतीय नागरिक मान लिया गया। इसके अलावा 1 जनवरी 1966 के बाद जो व्यक्ति असम में रह आए हों, लेकिन 25 मार्च 1971 के पहले असम आया वो, तो उसे भी भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। लेकिन क्या कि उसे सारे अधिकार एक साथ प्राप्त नहीं होंगे। जैसे कि जो वोट देने का अधिकार होगा वो व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगा, 10 साल बाद प्राप्त होगा। यहाँ पे बात को समझिए, क्या है ये चीज़? 1 जनवरी 1966 के बाद कोई व्यक्ति असम में आया, ठीक है, भारतीय मूल का है, असम में आ गया और असम के निवासी के रूप में वो रह रहा है। हालांकि वो 1971 के बाद ना आया हो, 1971 से पहले आया है। ठीक है, 1966 से 1971 के बीच में मान लो कोई व्यक्ति आया है भारत में, भारतीय मूल का है और असम में रह रहा है, तो उसे भी भारत का नागरिक मान लिया गया, लेकिन उसे सारे अधिकार एक साथ नहीं दिए गए। वोट देने का अधिकार कहा गया कि 10 साल बाद उसे मिलेगा, ये प्रावधान था। अब 1971 के बाद जो लोग व्यक्ति आए उनके लिए हम देखते हैं कि उन्हें फिर इलीगली माना जा रहा है और फिर एनआरसी के द्वारा उनकी पहचान की जा रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1971 तक जो व्यक्ति आए हैं, 25 मार्च 1971 तक, तो उनको नागरिकता दी जा रही है असम समझौते के द्वारा। आई होप ये समझ में आया होगा। इसके साथ ही दोस्तों ये जो आपका 1955 का ये जो नागरिकता अधिनियम है, ये नागरिकता की समाप्ति की भी बात करता है। संसद ने एक कानून बनाया है 1955 का अधिनियम, अपने आप में यही नागरिकता का एक बहुत बड़ा अधिनियम है और संसद के पास ही सर्वोच्च शक्ति है नागरिकता अधिनियम बनाने की। तो अब देखिए समाप्ति कैसे हो सकती है नागरिकता की। यहाँ तक हमने अर्जन समझा, किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, अब समाप्ति की बात कर रहे हैं। तो देखिए स्वैच्छिक त्याग, कोई व्यक्ति अपने आप ही त्याग कर दे कि भाई मैं भारत की नागरिकता नहीं चाहता हूँ, त्याग कर रहा हूँ, तो वो अपने आप भी भारत की नागरिकता त्याग कर सकता है। उसके पीछे उसका कोई रीज़न हो सकता है, मान लो वो दूसरे देश की नागरिकता चाह रहा है, तो अलग अलग रीज़न हो सकते हैं उसके, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। बर्खास्तगी के द्वारा, अब मान लो किसी व्यक्ति को मतलब नागरिकता से बर्खास्त कर दिया गया। कहने का मतलब मान लो कोई व्यक्ति है जिसने किसी अन्य देश की नागरिकता अपना ली, तो उसे बर्खास्त किया जा सकता है उसकी भारतीय नागरिकता से। तो ऐसे में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो सकती है। इसके अलावा वंचित करने के द्वारा, मान लो कोई व्यक्ति है जो मतलब बहुत बड़ा आतंकवादी है या
बहुत बड़ा मतलब मान लो कोई अपराधी है, इसके अलावा भारत के साथ गद्दारी कर रहा है कोई व्यक्ति, या उसने गैर कानूनी तरीके से भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, इलीगल तरीके से वो भारत का नागरिक बना है, तो ऐसे में उसे वंचित किया जा सकता है, उसे उसकी नागरिकता से हटाया जा सकता है कि हम आपकी नागरिकता ले रहे हैं, मतलब इस तरह उसकी नागरिकता समाप्त की जा सकती है। तो ये चीज़ आपको स्पष्ट होगी। इसके साथ ही अगर हम भारत की बात करें तो देखिए, भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अमेरिका में दो नागरिकता दी जाती है, एक जो स्टेट में है व्यक्ति उस स्टेट की नागरिकता, और एक पूरे स्टेट यानी कि यूएसए की नागरिकता, तो दो नागरिकता दी जाती है। भारत में ऐसा नहीं है, चाहे आप यूपी के हों चाहे आप केरल के हों, आपको एक ही नागरिकता दी जाएगी, वो है भारतीय नागरिकता। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ पे टर्म्स हैं, इसे आपको एक्सप्लेन करना है, समझना है। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप समझिए। यहाँ पे सारी बातें दोस्तों सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हो रही हैं, ये मत सोचना सिलेबस के आउट ऑफ कुछ हो रहा है। देखिए, ये आपके कॉलेज की पढ़ाई है, इसमें हमें टॉपिक से संबंधित लगभग सभी इंपॉर्टेंट बातों को शामिल करना ही पड़ता है। नागरिकता में एनआरआई का नाम भी आपने सुना होगा, ओसीआई का नाम आपने नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ। तो इन सब को भी आपको समझना है, क्या है कैसे, इन सब चीज़ों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। देखिए एनआरआई, अब ये एनआरआई कौन है? क्या ये भारत के नागरिक हैं? जी हाँ, एनआरआई भारत के नागरिक होते हैं और ये भारत के पासपोर्ट के आधार पर विश्व में रह रहे हैं। कोई दुबई में है, कोई दूसरी जगह है, कोई अमेरिका में है, तो मतलब भारत के पासपोर्ट के पर जो व्यक्ति दूसरे देश में रह रहे हैं, निवास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन्हें हम एनआरआई कहते हैं, जिनके पास भारत का पासपोर्ट है और ये भारत के नागरिक हैं। और इनके लिए सरकार ने एक बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था की है कि ये जो भी पैसा भेजते हैं, सरकार उस पर टैक्स नहीं लगाती है। इसके अलावा एनआरआई स्पष्ट है आपको। पीओआई क्या है, सॉरी पीआईओ क्या है या ओसीआई क्या है? देखो, पीआईओ का मतलब हो गया, देखिए एनआरआई की फुल फॉर्म हो गई नॉन रेसिडेंट इन इंडिया। आई थिंक ये एक बार आप सर्च कर लेना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रही है, बाकी ठीक है, नॉन रेसिडेंट इन इंडिया हो सकता है आई थिंक। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बताऊँ आपको, पीआईओ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, ये इसकी फुल फॉर्म है, और ओसीआई की फुल फॉर्म है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये क्या है, तो देखिए पीआईओ या ओसीआई ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। पीआईओ की मैं बात करूं तो पीआईओ में वो के जो व्यक्ति थे उन्हें काफ़ी छूट दी गई थी, जैसे कि वो व्यक्ति बिना रोक टोक के भारत में किसी भी जगह पे घूम सकते हैं, आ जा सकते हैं। लेकिन उनके लिए दिक्कत ये थी कि पीआईओ वाले अगर व्यक्ति भारत में आते हैं तो इन्हें हर 6 महीने में जो भी रीजनल ऑफिस होगा आसपास, वहाँ पर जाकर इन्हें अपने बारे में बताना पड़ेगा कि इस समय मैं इस जगह पर रह रहा हूँ या रह रही हूँ। ओसीआई अब क्या किया गया है, इस समस्या को, पीआईओ की इस समस्या को दूर करते हुए इन दोनों को ही ओसीआई में मर्ज कर दिया गया, इन दोनों को ही ओसीआई अब बोला जाता है। अब ये क्या है, तो यहाँ पे देखिए ओसीआई के अंतर्गत व्यवस्था की गई है कि जिन भी व्यक्ति के पास ओसीआई का कार्ड है, अगर वो व्यक्ति ओसीआई के अंतर्गत आते हैं तो वो बिना वीज़ा के भारत में आ जा सकते, मतलब भारत में आ सकते हैं, घूम सकते हैं, भारत में मतलब ट्रैवल कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात को समझिए। देखिए दोस्तों, पीआईओ ओसीआई है क्या? ये दोस्तों इन्हें आप कार्ड के रूप में समझ सकते हो। देखिए दोस्तों, देखिए पीओआई या ओसीआई में ये कार्ड हैं, अलग अलग कार्ड के रूप में आप इन्हें समझ सकते हैं। इनके लिए वो व्यक्ति अप्लाई करते हैं जो भारतीय मूल के हैं। मान लो किसी व्यक्ति के पापा मम्मी का जन्म भारत में हुआ हो, लेकिन मान लो वो अमेरिका में रह रहा है, उसका जन्म अमेरिका में हो गया, उसने अमेरिका की नागरिकता ले ली, कोई ब्रिटेन की नागरिकता ले लिया है किसी व्यक्ति ने, लेकिन वो भारतीय मूल का व्यक्ति है, तो वो लोग अप्लाई करते हैं। अगर उन्हें ये कार्ड मिल जाता है, ओसीआई वगैरह का कार्ड मिल जाता है, तो इससे काफ़ी फ़ायदा होता है उन व्यक्तियों को, और भारत के लिए भी फ़ायदा है कि भारत के जो लोग हैं वो विदेशों में, भारतीय मूल के जो लोग हैं विदेशों में रह रहे हैं, तो भारत को भी उनका साथ चाहिए, भारत के लिए भी एक अच्छी बात है ये। ठीक है, इसके अलग बेनिफिट है भारत के लिए भी। तो ये आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। इनके अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं, ओसीआई का कार्ड पाने के लिए अलग अलग योग्यताएँ होती हैं, वो सारी अगर योग्यता व्यक्ति पूरी करता है तो उसे ये कार्ड मिल जाता है, और फिर वो बिना वीज़ा भी भारत में ट्रैवल कर सकता है, उन्हें कई सारी छूट दी जाती है। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। लेकिन हाँ, एनआरआई ध्यान रखना, एनआरआई भारतीय नागरिक होते हैं, भले वो भारत के बाहर रह रहे हैं, लेकिन उनके पास भारत का पासपोर्ट होता है। लेकिन ओसीआई विदेशी नागरिक हैं, मतलब भारतीय नागरिक नहीं है, ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। ठीक है, भारतीय मूल के सिटीजन हैं या नागरिक, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं ये, और जिनके पास ये कार्ड है ओसीआई वगैरह का। आई होप ये बातें आपको टर्म्स क्लियर होंगे।
दोस्तों अब हम यहाँ पे बात करते हैं CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया था? तो 2019 में ये एक्ट आया था। ठीक है, आई होप यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। दोस्तों यहाँ पे अब हम बात कर रहे हैं CAA की। देखिए जो करंट चीज़ें उसे भी ऐड करना पड़ेगा नागरिकता में, हालांकि अब बहुत ज़्यादा करंट नहीं है, सिर्फ कुछ साल हो गया है इसको। 2019 में आया था ये एक्ट, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। अब ये था क्या? तो देखिए CAA में कहा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान के जो अल्पसंख्यक हैं उनके साथ जो उत्पीड़न हो रहा है उसके कारण वो जो भारत आए हैं इन्हें अब इलीगल पर्सन नहीं कहा जाएगा। और 2014 के पहले जो आए हैं व्यक्ति उन्हें नागरिकता प्रदान की जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि 2019 में संसद के द्वारा CAA बिल लाया गया, मतलब CAA एक्ट बनाया गया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया। इसमें ये प्रावधान किया गया कि जो आसपास के देश हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो जिनके साथ बहुत ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है, शोषण हुआ है, और जो भाग कर भारत आए हैं, जो वहाँ से भारत आए हैं, अब किसी भी तरीके से भारत आए हैं, अब उन्हें इलीगल पर्सन नहीं कहा जाएगा। और अगर वो 2014 से पहले आए हैं तो अब उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान कर दी जाएगी। मतलब 2014 से पहले मान लो कोई व्यक्ति भले ही इलीगली तरीके से कोई व्यक्ति है, कोई मान लो पारसी समुदाय का व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भागकर भारत में आया है, इलीगली वो भारत में रह रहा है बिना पासपोर्ट के, बिना वीज़ा के, लेकिन अगर वो 2014 से पहले आया है तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा या भारतीय नागरिकता प्रदान की जाएगी। ये प्रावधान किया गया। तो ये जो अल्पसंख्यक समुदाय थे, कौन कौन किस किस को शामिल किया गया? तो देखिए हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, इन धर्मों को शामिल किया गया था। कहने का मतलब है पाकिस्तान में या बांग्लादेश या अफगानिस्तान में कौन जो अल्पसंख्यक वर्ग है, यहाँ पर जो अल्पसंख्यक वर्ग है उसको शामिल किया गया। क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पे जो मेजोरिटी क्लास है, जो बहुसंख्यक क्लास है, वो कौन है? वो इस्लामिक लोग हैं या जो मुसलमान हैं, उनकी संख्या अधिक है, तो वो यहाँ पे मेजोरिटी में है, बहुसंख्या में है। तो यहाँ पे माइनॉरिटी को शामिल किया गया। तो जो अल्पसंख्यक वर्ग है, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, जिनको उत्पीड़न के कारण भारत में आना पड़ा, उन्हें CAA के द्वारा नागरिकता प्रदान की गई और उन्हें कहा गया कि वो इलीगल पर्सन अब नहीं कहलाएंगे। 2014 से पहले जो व्यक्ति आए थे उन्हें ही नागरिकता दी गई। लेकिन दोस्तों इस बिल का काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ था। अब क्या हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए ऐसा इसलिए किया गया, अब विरोध बताएंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये तीनों इस्लामिक देश थे जहाँ माइनॉरिटीज़ या अल्पसंख्यकों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा था, उनका शोषण हो रहा था। अब देखिए CAA बिल क्यों लाया गया दोस्तों? तो इसका साफ साफ रीज़न यही था कि ये जो देश थे ये इस्लामिक कंट्रीज थे, मतलब इन्होंने अपना धर्म डिक्लेयर किया हुआ था, सेकुलर कंट्री नहीं है ये। और यहाँ पे जो माइनॉरिटीज़ क्लास थी, जो अल्पसंख्यक थे, उनका बहुत ज़्यादा मतलब शोषण हुआ था, तो इसलिए ऐसा कहा गया। इसका अब विरोध हुआ था, ये जो CAA बिल आया इसका काफ़ी विरोध भी देखा गया था। इसके विरोध के इसके जो विरोध का जो मुख्य आधार था वो ये था कि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया, ऐसा भी कहा गया था। परंतु इसके जवाब में सरकार का कहना था कि इन देशों में मुस्लिमों को संरक्षण प्राप्त है और वो अल्पसंख्यक नहीं है। मतलब जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, ये इस्लामिक देश हैं, तो यहाँ पर जो मुस्लिम हैं उनको संरक्षण दिया ही गया है। तो भारत सरकार ने कहा कि उनको पहले से ही संरक्षण प्राप्त है, तो इसलिए हमने उनको शामिल नहीं किया अल्पसंख्यक में। ठीक है, इसके अलावा दूसरा यहाँ पे कहा गया कि दूसरा विरोध का कारण यहाँ पर था कि इसमें श्रीलंका के तमिलों को क्यों नहीं शामिल किया गया। तो सरकार ने कहा कि भविष्य में हम इसके बारे में विचार करेंगे। तो सरकार ने ये कहा। तो दो मुख्य आधार थे कि मुस्लिमों को शामिल क्यों नहीं किया गया और तमिलों को शामिल क्यों नहीं किया गया। हालांकि ऐसा भी कई बार आर्ग्यूमेंट दी गई कि पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि कुछ अलग समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, तो उसको शामिल किया जा सकता है जिसके साथ शोषण हो रहा है। अफ़गानिस्तान में या बांग्लादेश में या पाकिस्तान में हो सकता है कि कोई मुस्लिम कम्युनिटी है, तो अगर उसके साथ शोषण हो रहा है तो उसको भी शामिल किया जा सकता है। ऐसे कई सारे आर्ग्यूमेंट दिए गए थे इसके विरोध के दौरान। तो ये सारी चीज़ें की गई थी। तो आई होप CAA जो बिल था आपको समझ में आ गया होगा, क्या बातें कही गई थी। इसके बाद अब हम बात करते हैं NRC की, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। 2014 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद इसकी व्यवस्था की गई। ठीक है, काफ़ी विरोध प्रदर्शन हुए थे असम वगैरह में, तो उसके बाद NRC को लाया गया 2014 में। इसे असम में, फिर इसे हम देखते हैं असम में आगे इसे लागू किया गया। ये भारत में रह रहे सभी देशों व धर्मों के विदेशी नागरिकों की बात करता है। NRC में बात की गई है कि यहाँ पे जो दूसरे देश के जो लोग हैं उनकी बातें की गई हैं,
एनआरसी में उन लोगों की पहचान की गई है जो भारत के नागरिक नहीं हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। ठीक है। एनआरसी को अभी बस असम में लागू किया गया है। इसका काम असम में अवैध तरीके से रह रहे लोगों की पहचान करना था, जिसमें ज़्यादातर बांग्लादेश से थे। अब मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया आपको कि जो बांग्लादेश से जो व्यक्ति आए हैं इलीगली तरीके से, तो उनकी मुख्य रूप से पहचान करना था, या दूसरे जो धर्म मतलब दूसरे ही देश के हो सकते हैं, कोई दूसरा भी व्यक्ति हो जो इलीगली रह रहा है, तो उसकी पहचान करना है। असम में ही अभी से लागू किया गया है एनआरसी को। बस एनआरसी में वे लोग शामिल होंगे जो यह साबित कर सकते हैं कि या तो वे या उनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले भारत में रह रहे थे। मतलब दोस्तों यह है कि एनआरसी में जिस व्यक्ति का नाम आ जाएगा, मतलब एनआरसी रजिस्टर हो जाएगा, तो वो व्यक्ति क्या है, भारत का नागरिक के तौर पर माना जाएगा उसको, और वो उसे साबित करना पड़ेगा कि 24 मार्च 1971 से पहले वो व्यक्ति भारत में रह रहा है या उसके पूर्वज भारत में रह रहे हैं। तो अगर वो व्यक्ति ये सारी चीज़ें साबित करता है तो वो एनआरसी में शामिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो बस इससे पहचान की गई। और कई सारे डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं जिसमें जो इलीगल लोग हैं, उन अवैध रूप से जो लोग आए हैं, उन्हें वहाँ रखने की व्यवस्था करने का मतलब यहाँ पे विचार किया जा रहा है। तो जो लोग मतलब एनआरसी में नहीं आएंगे, जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जो साबित नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं। तो अभी इसे एनआरसी को असम में ही लागू किया गया है। आई होप यहाँ पे आपको सारी बातें क्लियर होंगी। एनआरसी क्या है समझ में आ गया होगा। एनआरसी के द्वारा बस यही जांच की जा रही है कि जो इलीगली लोग रह रहे हैं अवैध रूप से, उनकी पहचान की जाएगी इसके द्वारा। ठीक है, आई होप समझ में आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन दोस्तों उसका रीज़न सिर्फ एक ही था कि आपको जो भी बातें सारी अच्छे से समझाई जाएं। तो सारी बातें आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।